फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? तो आज हम कल की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और बोर्स मॉडल में जो डिफेक्ट्स हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। उसके बाद कुछ पेजेस मैंने आपको शेयर किए थे, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो बोर थ्योरी के जो डिफेक्ट्स थे, इवन दो नील बोर ने रदरफोर्ड में जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव कर लिया था, पर इसकी अपनी थ्योरी में कुछ डिफेक्ट्स थे। तो वो कौन से डिफेक्ट्स थे? पहली बात ये कि भाई बोर एटॉमिक थ्योरी कैन बी प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम सच एज, तो अगर किसी भी सब्सटेंस के पास खाली एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे बोर थ्योरी बिल्कुल अच्छे से काम करती है। बोर थ्योरी का हर पोस्टुलेट अपनी जगह पे सही है। ठीक है, अगर सिस्टम में किसी भी सब्सटेंस के पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर बोर थ्योरी जो है वो काम नहीं कर पाएगी। यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन पे अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बोर थ्योरी उस पर काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, यानी बोर थ्योरी को आप हाइड्रोजन एटम पे, इस पे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम आयन इसके पास दो थे, एक इसने लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इन सब पे बोर थ्योरी काम करेगी। पर अगर आपके पास हीलियम एटम है तो बोर थ्योरी काम नहीं करेगी। ठीक है, आपके पास कार्बन एटम है, बोर थ्योरी काम नहीं करेगी। आपके पास नाइट्रोजन एटम है, बोर थ्योरी काम नहीं करेगी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि बोर थ्योरी खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे काम करती है। तो पहला तो ये डिफेक्ट था कि बोर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू यूनी इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, यानी जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उस पर बोर थ्योरी काम नहीं करती। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात कि बोर के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसी स्पेस पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। पर अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन एक किसी सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि वो थ्री डायमेंशनल यानी एक्स वाई जेड सब प्लेन पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, या उसकी जो मोशन है वो यूनी प्लेनर नहीं है, एक ही प्लेन पे नहीं, वो ज्यादा प्लेन पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है या मूव करता है। ठीक है, दूसरी बात कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होगी। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में पहले शेल में है तो वी नो दैट इसका रेडियस क्या होता है, 0.529, यानी इट इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इस डिस्टेंस पे वो होगा। अगर वो दूसरे शेल में है तो इलेक्ट्रॉन कितना दूर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा 0.529 इंटू हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर यानी 4, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन 2.11 एंगस्ट्रॉम क्या होगा, दूर होगा। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल हम इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइजली एक्यूरेटली न्यूक्लियस के बाहर लोकेट कर सकते हैं। ये बात जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ है। हाइजेनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन को एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उसको ड्यूअल नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन जो है उसको वेव कैरेक्टर भी होता है, तो वेव होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन आउटसाइड द न्यूक्लियस मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसकी कि हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली एक्यूरेटली प्रिसाइजली एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो है, न्यूक्लियस के बाहर हम लोकेट कर सकते हैं, ये बात भी गलत साबित हुई, हम नहीं कर सकते। आखिरी बात, बोर जो है वो ऐसा अज्यूम कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा ट्रेवल करता है इन सर्कुलर पाथ, सीधा, यानी इलेक्ट्रॉन को इसने एक पार्टिकल कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन को इसने पार्टिकल कंसीडर किया था। पर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव होता है, इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो बोर की बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन को आप एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं। पर अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाफ इस ऑर्बिटल को ये वेव बना लें, तो अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ इस तरह से है तो हम इलेक्ट्रॉन कभी ट्रफ पे होगा, इलेक्ट्रॉन कभी क्रेस्ट पे होगा, इलेक्ट्रॉन कभी इन बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट होगा, तो हम उसका एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। ये हम बोर थ्योरी से या बोर मॉडल से अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, और भी इसके डिफेक्ट्स हैं, ये तो बुक वाले हैं।
एक और डिफेक्ट है कि भाई बोर सिर्फ एटम के स्पेक्ट्रम को जो क्या कर रहा है, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में किसी और शेल में जाएगी तो हमें एटम के स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलेगी, यानी लाइन स्पेक्ट्रम में फॉर एवरी ट्रांजिशन सिंगल लाइन मिलेगी। अब एटम के इसी स्पेक्ट्रम को जिसमें सिंगल सिंगल लाइन्स मिली थी, उसको जीमान और स्टार्क ने देखा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने देखा कि ये जो बोर ने जो बताया था कि हमें जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा तो हमें एक सिंगल लाइन मिलेगी, वो सिंगल लाइन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क ने बताया था, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जीमान ने बताया था कि अगर हम इसी लाइन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे, इलेक्ट्रिक और यानी अलग अलग, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखेंगे तो हर ये जो सिंगल लाइन है ये स्प्लिट हो जाएगी और वहां से हमें दूसरी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी उसी सिंगल लाइन से, तो डबलेट्स, ट्रिपलेट्स, पेंटेट्स वगैरह मिलेंगी। वहां से हमें पता चला था कि ये जो शेल्स की बात कर रहा था बोर, इनके अंदर सब शेल्स होते हैं। तो 4 किस्म के सब शेल इंट्रोड्यूस हुए थे, कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। तो एस का मतलब है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब है फंडामेंटल। तो ये सारे बोर के डिफेक्ट्स थे, इसको हम सेव करते हैं। तो बोर के बाद हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था कल, उसके बारे में। अब ये कुछ फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं 3rd चैप्टर से। भाई एनर्जी के 5-7 फार्मूला हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आइंस्टाइन ने बताया था फॉर पार्टिकल नेचर, कि आप अगर इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, दिस फार्मूला एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर करना चाहते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो फिर आप ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं फॉर अ वेव, ठीक है। तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अब ये सारे फार्मूलाज जो हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये प्लांक्स ने बताया था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। अब इन दोनों को अगर अब MC स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू है और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, तो क्योंकि ये दोनों E के बराबर हैं तो MC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है? एच न्यू हो सकता है कि एच न्यू इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद न्यू इज इक्वल टू जो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा होता है। तो इस फार्मूला में अगर हम इस फार्मूला में न्यू का वैल्यू रखें जो कि C अपॉन लेमडा है, ठीक है, तो इधर C अपॉन लेमडा लिखे तो HC अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूलाज वो हैं जो हमने किए हुए हैं, ठीक है, सिलेबस में। इन फार्मूलाज की मदद से मैंने कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आप मेहनत करके घर में करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा लेता हूं, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो नीचे आते हैं, क्या करना है हमने, ये फार्मूला सारे मैंने अपने जो सिलेबस से वो दे दिए आपको। अब आते हैं नीचे, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे फाइंड करें। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है और ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, ये आपको पता है। उसके बाद नोड्स कितनी है उसका ये फार्मूला है। उसके बाद ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम यहां से पता चलेगा। तो ये एक पेज है पूरा जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं जिनसे आपका जो है काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने बुक के एक्सरसाइज में, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से उनको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है 2.1 के फाइंड द रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कल हमने डिस्कस किया था कि Rn यानी nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो a0 इंटू क्या होता है n स्क्वायर, ठीक है, a0 इंटू n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि Rn इज इक्वल टू a0 n स्क्वायर। तो अब होगा R4 4th ऑर्बिट का रेडियस चाहिए, a0 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम, इनटू क्या करेंगे हम n स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर यानी 16। तो R4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.529 इंटू 16। आंसर क्या आएगा बेटा, कैलकुलेट कर लें जरा। 16 का हाफ ऑलमोस्ट 8 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आता है देखें, 8.48 एंगस्ट्रॉम।
तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अपने बुक वाले कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको आगे बताते हैं। इसको देखें जरा, क्या चीज है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द वैल्यू ऑफ के इज। अब एल शेल है तो एनर्जी का फार्मूला जो था कल हमने किया था, एनर्जी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू क्या था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपको याद है तो हाइड्रोजन का जेड इज इक्वल टू 1 है, हाइड्रोजन का जेड इज इक्वल टू 1 है, तो कैलकुलेट करके मुझे बताना। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.81 इंटू 10⁻⁻18 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कौन सा शेल, एल शेल यानी सेकंड शेल, 2 स्क्वायर। तो एनर्जी इज इक्वल टू होगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/4। गाइस बता आंसर क्या होगा। इसको जस्ट 4 से डिवाइड करें, 0.5 होगा, ठीक है, 0.5 होगा ये, 0.5 इंटू 10⁻⁻18 जो कि बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻17 17 जूल पर एटम, जूल पर एटम। सही है बेटा, कोई दिक्कत। 19 कैसे होगा, 17 होगा ना, सॉरी 1/4 है, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा हो जाएगा, 0.5 है, इधर करेंगे तो माइनस होगा, -19। सही है बेटा, सही है बिल्कुल अच्छी तरह। तो इसको भी सेव करते हैं। अपने बुक वाले क्वेश्चन में आपको करके देता हूं, बाकी वाले देखेंगे फिर। ये देखें जरा क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखें पहले। यूजिंग बोर मॉडल डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल ऑफ अ फोटॉन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम 5th टू 2nd ऑर्बिट। यही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या चीज है, फार्मूला ये है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस, किसमें मालूम करना है, इलेक्ट्रॉन जूल, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन ने कहां से जंप किया, n1, n1 इज इक्वल टू क्या है, 2 है, n2 हायर शेल क्या है, 5 है। हम लगाएंगे क्या, 1/n1 2 है तो 2 स्क्वायर करेंगे, माइनस 1/5 स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओवर। तो इसको छुड़ाते हैं, तो भाई डेल्टा ई जो है वो इक्वल्स टू होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/4 डिवाइडेड बाय 1/25। इसकी एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। तो 100 का टेबल इस पे 25 टाइम्स, 4 का टेबल 100 पे 25 इंटू 1 25, माइनस 25 का टेबल 4 टाइम, ठीक है। तो 25 माइनस 4 21 डिवाइडेड बाय 100 इट इज इक्वल टू 0.21, इट इज इक्वल टू 0.21, ठीक है। तो 0.21, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 0.21। बताएं आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, 0.45। तो 0.45 इंटू 10⁻⁻18 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 4.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। सही है, एनी दिक्कत, एनी दिक्कत, ओके, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। चले एक और करते हैं, एक और कर लेते हैं। ये भी अपने बुक का है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटॉन व्हेन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम 4th शेल टू 2nd शेल। 4th शेल से 2nd शेल में जंप कर रहा है तो वेव नंबर मालूम करना है। तो कल हमने पढ़ा था कि वेव नंबर इज इक्वल टू रेदबर्ग कांस्टेंट इनटू क्या था, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लगाएं तो इधर n1 क्या है आपका, n1 हमारे पास क्या चीज है, जंप फ्रॉम 2 है
और N2 जो है यानी फाइनल जो अपर शेल जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो 4 है। चलें भाई, तो वैल्यू लगाते हैं। रेदबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 109,678,00 मीटर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 109,678,00 मीटर इंटू 1/4 माइनस 1/16, इसकी एलसीएम 16 होगी। 4 का टेबल इस पे 4 मरतबा जाएगा, 1/4, इसका टेबल 1 तो -4 यानी 3/16। 3/16 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बेटा? 3/16 इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होगा, जल्दी बताएं। 0.3 या 0.18 0.18। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेव नंबर इज इक्वल टू होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें इसको 0.18 के साथ, 0.18 के साथ रेदबर्ग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें। क्या हो रहा है, जल्दी बताएं बेटा। आपसे होगा या मैं कर लूं? 1974204 197474204। अच्छा, तो यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स होगा, मीटर इनवर्स होगा। ये आपका हो गया आंसर इसका। ठीक है, इसको भी सेव करते हैं। सही है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? वेव नंबर इज इक्वल टू रेदबर्ग कांस्टेंट। तो अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो इधर Z का वैल्यू रखोगे, एटॉमिक नंबर का वैल्यू रखोगे Z² का। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही है तो फिर आप खाली रेदबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू लगाएंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? ओके, चलें भैया इसको सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है? व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फोटोन प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स लेवल टू 3 लेवल? आप खुद कर लेना, वेव नंबर क्या होगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है, सिंपली ये करना है आप लोगों ने कि वेव नंबर इक्वल्स टू रेदबर्ग कांस्टेंट 109, उसके बाद 67800 मीटर इनवर्स इनटू आप क्या करोगे, डायरेक्टली पुट करते हैं तो 5 और 3 है, 3 यानी 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 है तो 25। ठीक है, इसकी एलसीएम होगी 225। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9 का टेबल 25 टाइम्स माइनस 25 का 9 टाइम्स। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलेगा क्या, 25 से 9 गए कितना होगा, 14 नहीं 16 होगा, 16/225। ठीक है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 109,678,00। बताएं क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है टोटल का, बस बता दें। इधर 16/25 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्या आना चाहिए? जल्दी 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 जल्दी। 779932 779932 मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, सही है, इसको भी सेव करते हैं। और आते हैं आगे। कैसे करेंगे?
हाँ भाई, कैसे होगा? होगा। देखिए फोटोन ऑफ वेव नंबर मिला हुआ है। वेव नंबर कितना मिला हुआ है? वेव नंबर इक्वल टू होता है किसके? रेदबर्ग कांस्टेंट आर एच इनटू क्या होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो वेव नंबर मिला हुआ है आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 50 ये वेव नंबर मीटर इनवर्स। उसके बाद रेडबर्ग कांस्टेंट 1096780। अब नीचे क्या लिखेंगे? 1/n1 का वैल्यू क्या है? 2 है, यानी डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हमने ये शेल नंबर मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन ने किस शेल से जंप लगाया था। कि क्वेश्चन क्या है कि फोटोन ऑफ वेव नंबर ये इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, वो हमने मालूम करना ये 2n2 डिटरमाइन द ऑर्बिट इन विच, और उसके बाद जो है स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ होंगे? n इज इक्वल टू 2 है, अगर आप हाइड्रोजन में हैं n इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, और n1 इज इक्वल टू 2 है, n2 इज इक्वल टू जो है मोर देन 2 है, मोर देन 2 है। ठीक है, तो आपको शायद याद हो कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ मिलेंगी? पाल्मर सीरीज में मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि n1 होता है तो फिर लेमन सीरीज, अगर n2 होगा तो बाल्मर सीरीज। 3, 4, 5 और 6 आपको इंफ्रारेड रीजन में मिलती हैं। ठीक है, और सीरीज मुख्तलिफ हो जाएंगी, तो हमें ये मालूम करना है। ठीक है, तो बाकी मिला हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसको इधर लाएं, इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करेगा, तो 2350 उसके बाद डिवाइडेड बाय 1096780 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ये माइनस का है। ठीक है, इसको पहले क्या करें? इसको पहले हम क्या करें कि इसको छुड़ा लेते हैं। इसका आंसर देखें क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है देख लें जरा। तो फिर इसको रीअरेंज करते हैं। 0.209 सही है, 0.209 सॉरी 0.209 इक्वल्स टू 1/4 किसके बराबर होगा? 0.25 सही है, यानी दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0.25 माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये माइनस का इस साइड पे लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 1/n2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.25। ये प्लस का इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, माइनस 209। बताएं क्या होगा इसका? माइनस क्या होगा? आई थिंक 0.0409 0.0409 होगा। 0.040403 है या 9 है? ठीक है, देख लें एक मरतबा, देख लें बेटा। जीरो 0.41। ठीक है, तो 0.041 कर लेते हैं। 9 या 41 एक ही चीज है। ठीक है, तो 0.041। अब क्या है कि 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज है कि 0.041 n2 को इधर लाएं तो 0.0 इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे कि 1/n2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय, ये इधर डिवाइड करेगा 1 से, ये ऊपर चला गया 0.041। ठीक है, तो n2 स्क्वायर जो है आपको, इसको आप छुड़ाएंगे आपको मिलेगा 25। अब n2 स्क्वायर है तो n इज इक्वल टू क्या होगा? n2 इज इक्वल टू होगा रेडिकल 25, तो n2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n2 क्या हो जाएगा? 5। यानी चाहिए, ये हमने पॉइंट लिखने में थोड़ी मिस्टेक की है। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। 4.92 अप्रोक्सीमेटली 5 है, तो यानी n2 का वैल्यू 5 है। तो इलेक्ट्रॉन ने जरूर 5वें शेल से दूसरे शेल में जंप किया है, इस वजह से इतनी एनर्जी का क्या होगा? इतने वेव नंबर का फोटॉन इमिट होगा। ठीक है बेटा, इसको एक मरतबा घर पे जरूर देख लेना दोबारा से। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तभी आप खुद कर लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी ही प्रॉब्लम करना ठीक थे, जो कुछ हमारे बुक से थे और कुछ ये थे। ठीक है, बाकी जो है एक दो और भी मैं देख लेता हूं।
अच्छा ये देखिए, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू वैसे तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, पर हमने क्या करना है कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n1 टू n2, अब देखिए n1 क्या होता है, r1 फॉर फर्स्ट शेल क्या होता है 0.529, ठीक है। r2 जो है सेकंड शेल का जो रेडियस होता है वो होता है 0.529 इंटू 2 स्क्वायर यानी इक्वल टू 4, इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.116, ठीक है। अब 2.116 से ये R2 से माइनस कर लें R1 यानी 0.529, देखें आंसर क्या आता है 1.58 समथिंग आएगा, 1.58 या 59, ठीक है, जो भी कर लें 59 ही कर लें। तो ये इसका आंसर है, कोई ज्यादा नहीं, यानी सेकंड शेल का जो आपका रेडियस है उससे फर्स्ट शेल का रेडियस क्या करना है, माइनस करना है। तो जो ये डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन किस शेल में था, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में था, अब इलेक्ट्रॉन किधर गया, दूसरे शेल में गया, तो इसने कितना मुफासला तय किया, इसने कितना मुफासला तय किया यार, यहां पे था 0.529, यहां पे था 2.116, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है 1.59। आ गई बात समझ में? ओके, क्लियर है बेटा, क्लियर है, झकास, ओके। एक दो और देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन गोज फ्रॉम इट, ये खुद कर लेंगे इसी पैटर्न पे। अच्छा ये देखें, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला क्या लगेगा कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, मिला क्या हुआ है, वेव नंबर ऑफ अ लाइट इज इमिटेड बाय सर्टेन, ये है, तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। इसी नंबर को जस्ट क्या कर लें आप, रेसिप्रोकल 1/2 कर लें, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, आप इसको छोड़ें, 1/2 किसके बराबर होगा 0.5 के। देखें किस आंसर में 5 आता है, जरूरी नहीं आप पूरा करें, ठीक है। तो 500 ये सॉरी नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर होगा, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे पूरा तो आपको 500 नैनोमीटर मिलेगा। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। -7 तो नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका जो है +9 हो जाएगा, सॉरी इंटू करोगे तो आपका ये 500 नैनोमीटर के बराबर होगा। उसके बाद एक और चीज कोई है क्या करने जैसा, फोटॉन ऑफ लाइट एनर्जी इमिट्स बाय द सोर्स ऑफ लाइट कन्वर्ट एनर्जी इनटू वेवलेंथ, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। ये फार्मूला क्या लगेगा इसमें, मिला क्या हुआ है, अ फोटॉन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। इस फार्मूले से आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फोटॉन ऑफ लाइट एनर्जी है, कन्वर्ट एनर्जी इनटू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, यहां से फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वेवलेंथ के लिए क्या करोगे कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। इस फार्मूला से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसी फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूला से आपको क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ मिल जाएगी। और क्या मालूम करना है, वेव नंबर मालूम करना है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी वेव नंबर, तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तीन फार्मूलाज यूज करके, ये आपका पहला, उसके बाद ये दूसरा वेवलेंथ के लिए, ये तीसरा फार्मूला वेव नंबर के लिए, आपको ये तीनों आंसर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। बस वैल्यूज पुट करते जाएं और कमाल देखते जाएं। इसको भी इधर करते हैं, उसके बाद क्या है, ये इसका आंसर ये है, आप कर लेना आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है अर्क्स में, तो इसको जोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इंटू 10⁻⁻7 करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻19 जोल हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻19 जोल। अब क्या करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है, नैनोमीटर। वेवलेंथ का फार्मूला क्या है, वेवलेंथ का फार्मूला है आपका
वेवलेंथ का फार्मूला क्या चीज है, सिंपल है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वेव नंबर, इनवर्स ऑफ वेव नंबर मिला क्या हुआ, अच्छा एनर्जी मिली है, ठीक है एनर्जी मिली हुई है और वेवलेंथ मालूम करनी है नैनोमीटर। तो फार्मूला भाई E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, तो एच न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा कि E एच सी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें आपको मिल जाएगा एनर्जी कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर -19, उसके बाद प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कहाँ पे गलती हो रही है, और न्यू जी अपन लेमडा, ठीक है, तो अच्छा एनर्जी नीचे आएगी ना, तो एनर्जी आएगी नीचे क्योंकि लेमडा इधर जाएगा, तो आपका फार्मूला जो होगा लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई, एच सी अपॉन ई, तो ई कौन सा ये, ई को नीचे लाएं, ई को नीचे लाएं तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 3 इंटू 10 टू पावर -19, 3 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है, -19 ये हो जाएगा +19, +19 यानी 19 और 8 कितना हो गया 27 हो गया, -27 ये कट हो गया, 3 से कट हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बचेगा, पावर जितना भी हो आपको 6.625 आंसर बचेगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर के लिए एमसीक्यूज में हमने एग्जैक्ट नहीं बस अंदाजा लगाना था कि आंसर क्या होगा, यही काफी होता है हमारे लिए। उसके बाद क्या चीज है, when electron moves from 1 to 2 how much radius of the orbit, ये अभी जो हमने किया था पहले, what is the distance travel when 2 to 3, 2 to 3 डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा 2.11 और इसका क्या है 4 पॉइंट समथिंग, तो जो डिफरेंस आएगा ये लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है, तो आप यहां से इजीली कर सकते हैं। अच्छा इसको देखें जरा, इसको कैसे करेंगे कि थिंकिंग कि ये एनर्जी कांस्टेंट जो हम कांस्टेंट रखते हैं, कैलकुलेट एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। अब देखिए हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है यानी फर्स्ट शेल में है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा कि -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल पर एटम, जूल पर एटम इंटू क्या होगा Z² अपॉन n², ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन का जो Z है वो 1 है, हाइड्रोजन का Z 1 है, तो और शेल भी कौन सा है, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 1/1² इक्वल टू 1 होगा, तो इसकी जो इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी ही चाहिए 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल पर एटम। अब आते हैं किस पे, हीलियम पे, ठीक है, तो ये हीलियम क्या होगा, हीलियम के लिए Z का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा कि -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू क्या होगा, हीलियम का नंबर 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1², ठीक है, तो ई हीलियम कितना हो जाएगा, ई हीलियम हो जाएगा सॉरी 2² होगा, Z² है, ठीक है, 2² यानी 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको एग्जैक्टली यही आंसर मिलेगा 8.72 इंटू 10 टू पावर -18 जूल पर एटम, ठीक है बेटा, ठीक है, इसको भी सेव करते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजीली हो जाएंगे, ठीक है, पर आपको करना पड़ेगा, खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। यूज एवोगाड्रो नंबर टू कन्वर्ट आयनाइजेशन एनर्जी यूज इन किलो जूल पर मोल फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब देखें एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम किसके बराबर थी, अभी हमने किया 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल पर एटम। अब भाई कर आप क्या करना चाहते हैं, किलो जूल पर मोल में करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन किलो जूल पर मोल, अब मोल किसके बराबर है 2.18 इंटू आप करेंगे 18
माइनस इंटू 6.02 एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि ये एक एटम की एनर्जी है तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम की एनर्जी इस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय किलो के लिए। अब ये जॉल में वैल्यू मिला हुआ है, किलो के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1313 माइनस 1313 किलो जूल पर मोल। अब एनर्जी ये किसके लिए थी, हाइड्रोजन के लिए। हीलियम के लिए क्या होगी कि माइनस 1313 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 को स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1313 इंटू 4, नीचे n इज इक्वल टू 1 है तो 1 को स्क्वायर करें, कुछ भी करें, तो 13 को जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 5249 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके है, ओके। और कोई करने जैसा है या खुद करोगे, देखता हूं एक मिनट। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन में इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया। वेव नंबर का फार्मूला लगाएंगे, वेव नंबर इज इक्वल टू रेदबर्ग कांस्टेंट, उसके बाद क्या करना है, 1/4 माइनस 1/25, 1/4 माइनस 1/25, तो 4 और 25 का जो है 100 एलसीएम निकलेगा, आगे खुद कर लेना, ठीक है। फोटोन ऑफ वेव नंबर ये इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू वन शेल। वही चीज यूज करनी है कि n1 मिला हुआ है, n2 मालूम करोगे, एक सैंपल मैंने करके दिया, उसको यूज करके बताना। इसका आंसर जो है, अब n इज इक्वल टू 4 मिला हुआ है, तो आप खुद प्रैक्टिस करना कि आपका n इज इक्वल टू 4 आता है कि नहीं। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन मैटर विद ट्रेवलिंग विद हाफ इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसको करके देता हूं मैं आपको। डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से जो वेवलेंथ होती है वो h अपॉन मोमेंटम, ठीक है। अब ये भाई कह रहा है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर्स, मीटर में मालूम करें, ट्रेवलिंग एट अ हाफ स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये है, तो इसको हाफ करें, आधा करें तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर में ही मालूम करना है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, किलोग्राम में, वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। बताएं इसका आंसर क्या आएगा। आंसर वैसे तो लिखा हुआ है, आप खुद करके देखें। हाँ होगी बाबा, होगी, क्यों, इंग्लिश कहाँ जा रही है। इसका आंसर निकाले, क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, बाकी -3 बचा, -3, ये ऊपर माइनस का हो जाएगा, -11 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर बचा -11, बाकी 6.62 को 1.5 से डिवाइड करें, 6.6 को 1.5 से डिवाइड करें, क्या आता है आंसर, 6.625 को 1.5 से डिवाइड करें, आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है, 4.416 इंटू क्या है 10⁻⁻11 आएगा, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, वो 10 होता है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करें, पॉइंट को एक प्लेस किधर लेके जाए, इधर लेके जाएं, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4.41। अच्छा ये मैंने रफली किया है, तो एंगस्ट्रॉम में आपका जो है ये क्या होगा कि 0.048, ये आप खुद थोड़ा कर लेना, 0.048 एंगस्ट्रॉम होगा, ये 11 नहीं होगा, कुछ और होगा, ये खुद थोड़ा कैलकुलेटर यूज करके कर लेना, ठीक है बेटा, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आई थिंक इनफ है प्रैक्टिस के लिए। के बाद और कुछ है, कन्वर्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, इसमें ये आप खुद कर लेना यार, कन्वर्ट वेवलेंथ इनटू नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, आंसर मिले हुए हैं, खुद वेरीफाई कर लेना। ये कल मैंने ग्रुप में पूछा था, इसका ये होगा कि ये गलत है, ये वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ नॉट फ्रीक्वेंसी। हाँ तो ठीक है, कर लेना, सदला हो जाएगा, ठीक है। ये इस इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैंने भेजे हैं, ये करके ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। अगर आपसे कोई नहीं होता तो मुझे बताना, मैं कल आपको करके दूंगा, ठीक है बेटा।
आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ।